जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो भारत में लोगों को लगा कि चलो अब मुश्किल दिन खत्म हुए, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। राहत की जगह मिली महंगाई, नए नए टैक्स और बीमारियां। और इसी निराशा के माहौल से एक ऐसे संघर्ष की चिंगारी भड़की जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का पूरा रास्ता ही बदल दिया। ये नंबर देखिए, 12 से 13 मिलियन, मतलब 1,20,00,000 से भी ज्यादा लोग। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि इतनी बड़ी संख्या में जानें चली गईं? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस तबाही का सबूत है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और एक बहुत बड़े आंदोलन की जमीन तैयार कर दी। आज की इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि युद्ध के बाद वो संकट था क्या। फिर विरोध के उस नए विचार को जानेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद रॉलेट एक्ट और उसके भयानक नतीजों पर नजर डालेंगे और आखिर में उस रणनीति को समझेंगे जिसने एक देशव्यापी आंदोलन को खड़ा किया। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कड़ी से। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति ने भारतीयों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लोगों को लगा था कि हालात सुधरेंगे, पर देश तो एक और भी गहरे आर्थिक और सामाजिक संकट में धंसता चला गया। देखिए, मुश्किलें एक एक करके नहीं आईं, बल्कि एक साथ कहर बनकर टूटीं। सरकार ने जंग का खर्चा निकालने के लिए टैक्स बढ़ा दिए। नतीजा, अहम चीजों के दाम लगभग दोगुने हो गए। ऊपर से गांव से नौजवानों को पकड़ पकड़कर जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था, जिससे लोगों में बहुत गुस्सा था। और मानो इतना काफी ना हो तो पहले फसलें बर्बाद हुईं और फिर एक जानलेवा महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना बताती है कि इसी अकाल और महामारी ने उन 12 से 13 मिलियन लोगों की जान ले ली थी। ऐसे में जब हर तरफ निराशा थी, एक नई उम्मीद जगी। एक नए नेता सामने आए और उन्होंने संघर्ष का एक ऐसा तरीका सुझाया जो भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। एक ऐसा रास्ता जो ताकत का जवाब ताकत से नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा से देना सिखाता था। जी हां, वो नेता थे महात्मा गांधी। जब वो जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो अपने साथ सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि संघर्ष का एक बिल्कुल नया और ताकतवर हथियार लेकर आए थे, जिसे नाम दिया गया सत्याग्रह। तो ये सत्याग्रह आखिर था क्या? ये सिर्फ कोई शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन नहीं था। इसके पीछे का आइडिया बहुत गहरा था। मतलब सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी का मानना था कि अगर आपका मकसद सच्चा है, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह की शारीरिक हिंसा की जरूरत ही नहीं है। जुल्म करने वाले से लड़ने के लिए उसकी अंतरात्मा को जगाना ही काफी है। और भारत आते ही गांधी जी ने अपने इस विचार को आजमाना शुरू कर दिया। 1916 में बिहार के चंपारण के किसानों के लिए, फिर 1917 में गुजरात के खेड़ा में फसल खराब होने पर लगान माफी के लिए, और 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के हक के लिए। इन तीनों ही जगहों पर सत्याग्रह सफल रहा। इसने साबित कर दिया कि ये विचार सिर्फ किताबों के लिए नहीं, बल्कि जमीन पर भी कारगर है। सत्याग्रह की इन शुरुआती कामयाबियों ने लोगों में एक नया जोश भर दिया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार को यह सब पसंद नहीं आया। उन्होंने बातचीत करने के बजाय दमन का रास्ता चुना और एक ऐसा काला कानून ले आए जिसने पूरे देश को गुस्से की आग में झोंक दिया। ये था रॉलेट एक्ट। कहने को तो अंग्रेजों ने इसे राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया था, लेकिन असल में ये कानून उन्हें एक भयानक ताकत देता था। वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर, बिना कोई मुकदमा चलाए, 2 साल तक के लिए जेल में डाल सकते थे। सोचिए, ये तो इंसाफ के हर उसूल के खिलाफ था। इसी काले कानून के खिलाफ गांधी जी ने एक देशव्यापी सत्याग्रह का ऐलान किया। 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल रखी गई। जगह जगह रैलियां हुईं, रेलवे वर्कशॉप में कामगारों ने काम बंद कर दिया, दुकानें बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ हो। लोगों के इस जबरदस्त विरोध से अंग्रेजी हुकूमत बुरी तरह घबरा गई और घबराहट में उन्होंने दमन का रास्ता और भी सख्त कर दिया। कई बड़े शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मतलब अब सारा कंट्रोल सेना के हाथ में था और नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए गए थे। और फिर आया वो दिन, 13 अप्रैल 1919, भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग बैसाखी के मेले के लिए शांति से जमा हुए थे। तभी जनरल डायर अपनी फौज लेकर वहां पहुंचा, बाग से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद करवाया और अपनी टुकड़ी को निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। और ये वहशीपन यहीं नहीं रुका।
इसके बाद लोगों को सरेआम कोड़े मारे गए और गांवों पर बम तक गिराए गए। जब गांधी जी ने देखा कि उनका अहिंसक आंदोलन अब हिंसा की आग में घिरता जा रहा है, तो उन्होंने बहुत भारी मन से इस आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। उन्हें समझ आ गया था कि कोई भी बड़ा देशव्यापी आंदोलन तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि देश के हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर ना खड़े हों। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। रॉलेट सत्याग्रह से मिले सबक के बाद अब जरूरत थी एक ऐसे आंदोलन की जो कहीं ज्यादा बड़ा हो, ज्यादा संगठित हो और जिसमें हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर चलें। और ये मौका मिला खिलाफत के मुद्दे से। पहले विश्व युद्ध में तुर्की हार गया था। तुर्की के सुल्तान को पूरी दुनिया के मुसलमान अपना खलीफा यानी आध्यात्मिक गुरु मानते थे। अफवाह थी कि अंग्रेज खलीफा की सारी शक्तियां छीन लेंगे। इससे भारत के मुसलमान बहुत नाराज थे। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का एक सुनहरा मौका समझा। अब जो नया आंदोलन बनने वाला था, उसका आधार गांधी जी अपनी किताब हिंद स्वराज में बहुत पहले ही लिख चुके थे। उनका मानना था कि भारत में अंग्रेजों का राज इसलिए नहीं है कि वे बहुत ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि हम भारतीय उनका सहयोग कर रहे हैं। अगर हम सब भारतीय मिलकर अपना सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश राज 1 साल के अंदर ही ढह जाएगा। और इसी आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए एक पूरा प्लान तैयार हुआ। तय हुआ कि आंदोलन को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया जाएगा। पहले लोग सरकार से मिली उपाधियां और सम्मान लौटाएंगे, फिर सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, स्कूलों और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाएगा। और अगर सरकार ने इसके जवाब में जुल्म किया तो फिर एक पूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। लेकिन इस प्लान पर सबकी सहमति बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। कांग्रेस के अंदर ही कई बड़े नेता इस आइडिया से सहमत नहीं थे। उन्हें डर था कि इससे बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क सकती है। महीनों तक गर्मागर्म बहस चली और फिर आखिरकार दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर अपना लिया गया। अब संघर्ष का एक नया दौर शुरू होने वाला था। चलिए, कार्यक्रम तो अपना लिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये था कि जब यह आंदोलन शहरों से निकलकर देश के दूर दराज के गांवों और जंगलों तक पहुंचेगा, तो वहां के लोग, किसान, मजदूर, आदिवासी, असहयोग और स्वराज का क्या मतलब निकालेंगे? क्या उनकी उम्मीदें और आकांक्षाएं भी वही थीं जो शहरों के नेताओं की थीं? ये वो सवाल हैं जो हमें इस कहानी के अगले और भी दिलचस्प पड़ाव पर ले जाता है।